बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई। हमें इसी तरीके के संबोधन की उम्मीद थी और हमेशा नीलेश शाह को सुनना और इनसे बात करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है। और आमतौर पर हम लोग फंड मैनेजर्स से को जिस तरह से समझते हैं, देखते हैं कि दे क्रिएट कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स, दे टॉक अबाउट नंबर्स। नीलेश भाई हैज़ टोल्ड यू स्टोरीज, नॉट द नंबर्स, एंड ही टोल्ड यू अबाउट महाभारत। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। भारत के निवेशक का धर्म है बचत करना और उसका अधर्म है सट्टेबाजी करना। और ये दो तरीके का हिस्सा है भारत में। एक वो लोग हैं जो निवेश से ज्यादा ट्रेडर बन जाते हैं, जबकि ट्रेडिंग उनका काम नहीं है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो निवेश की तरफ जाता ही नहीं। बचत तो उस जितनी सीमा तक वो कर सकता है, चाहे भले वो कैश में रखता हो या बैंक में रखता हो, करता हो। यहाँ पर इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती, उन्हें क्या करना चाहिए इस समय, ऐसी सिचुएशन में जब हम कोविड के बाद बाहर निकले और हमने देखा कि भारत में लोगों के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं थी, एक एक महीने, दो दो महीने की बचतें नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स को खासतौर पर क्या करना चाहिए जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बन सके कि वो बैंक से बाहर निकले। और प्रदीप भाई ने जैसे, प्रदीप अग्रवाल ने जैसे अपने ड्राइवर को ही सिखाया कि आप SIP में जा सकते हैं, लोग जा सकें। मुझे भी, आपको भी पता होगा, हमारे भी परिवार में बहुत सारे लोग हैं उनके पैसे बैंक में हैं। अभी वो फिलहाल इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट राइज के। इससे पहले उन्होंने इतिहास में पिछले 20 सालों में कभी इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया अपने रिटर्न से। लेकिन अभी भी उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना सही तो है, लेकिन मेरे लिए सही है कि नहीं सही ये मुझे नहीं पता है। एक ही वर्ड है, लगे रहो मुन्ना भाई। दुनिया की सारी मार्केट में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड जे कब होता है। म्यूचुअल फंड बिरबल की खिचड़ी है, पकने में हमेशा समय लेती है। 20, 30, 40 सालों के लिए लोग काम करते हैं, विश्वास संपादन करते हैं और उसके बाद सडनली टेक ऑफ हो जाता है। मैं अपनी म्यूचुअल फंड करियर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से चालू किया, वहाँ पे भी उनका ग्लोबल एक्सपीरियंस यही था। लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड इज बिजनेस ऑफ मैनेजिंग मनी, एक्चुअली इट इज बिजनेस ऑफ मैनेजिंग ट्रस्ट। एंड ट्रस्ट आपको ओवरनाइट नहीं मिलता, उसके लिए दशकों निकल जाते हैं। एक हमें फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल कॉलेज में देना जरूरी है। दूसरा, लोगों को जिस भाषा में समझ पड़े उस भाषा में बात करना पड़ेगा। तीसरा, एक प्रेशर चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट लोगों तक तब पहुंचे जब जन धन योजना हुई। निवेश के अकाउंट भी लोगों को पहुंचाने के लिए एक जन निवेश चाहिए। उसके साथ साथ रेगुलेटर ने इंश्योर करना है कि ये मार्केट सेफ रहे, इसमें कोई मिसगवर्नेंस नहीं हो, इसमें लोगों का ट्रस्ट बना रहे। और फाइनली मुझे क्लाइंट को वैल्यू एड देनी पड़ेगी, मुझे क्लाइंट को कुछ रिटर्न देना पड़ेगा कि वो मेरे साथ निवेश कर सकें। और ये कार्य हमें हर साल करते रहना पड़ेगा। एक साल भी अगर रुक गए, गलत कर दिया, तो वापस जीरो से शुरुआत होगी। तो हमारे लिए, रेगुलेटर के लिए सिर्फ एक चीज है, लगे रहो मुन्ना भाई, आज नहीं तो कल हमारी मेहनत का नतीजा मिलेगा। यहाँ मैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैराडॉक्स है, जो जिसको मैंने आपसे पीछे भी चर्चा में किया, कि जो बड़ा पैराडॉक्स है भारत में निवेशकों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि, और यह परंपरा से चला आ रहा है कि भारत में बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक टैक्स का सिस्टम था। अभी भी हमने जैसा सर्वे में देखा कि भारत में मिडिल क्लास या लोअर से थोड़ा सा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ही इन्वेस्टमेंट करता है, बाकी लोग तो बेसिक सेविंग पर आते हैं। अब हम वहाँ आ गए हैं जहाँ सरकार टैक्स इंसेंटिव नहीं देना चाहती बचत के लिए। निवेश के लिए तो कम ही थे, टैक्सेशन भी काफ़ी ज़्यादा था। और हमें फिनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत अब और ज़्यादा है। कुछ और अब भी आगे चीज़ें भविष्य में हैं। भारत में एजिंग आ रही है, लोगों को अपने भविष्य के लिए ज़्यादा बचत करनी। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो पैराडॉक्स है, अंतर्विरोध एक सामान्य निवेशक के दिमाग में रहता, मध्यवर्गीय निवेशक के दिमाग में, कि वो उसका प्रोत्साहन क्या है, उसके लिए मोटिवेशन क्या है बचत करने के लिए। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि वो खर्च करे खूब, तभी डिमांड आएगी मार्केट में। वो जाए और कोला खरीदे, वो अपना हर महीने, हर 2-6 महीने बाद स्पेंड करे, वो हर 2 साल बाद अपना फ़ोन बदल ले और स्पेंड भी करे। और हमारे यहाँ इनकम लेवल्स स्क्वीज्ड हैं। यहाँ सरकार की तरफ से कौन से इंसेंटिव्स
दिए जा सकते हैं, लेने चाहिए। इसमें भी खास तौर पर एक बात जो बराबर कही जाती है, आप बेहतर समझते हैं, कि भारत का फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट मार्केट टैक्स हैवी है, बहुत सारे टैक्सेस हैं इन टैक्सेशन में और इंसेंटिव्स कम है। तो ये पैराडॉक्स, ये अंतर विरोध कैसे दूर हो कि लोगों को मोटिवेशन तो मिले बचाने के लिए, खर्च के लिए तो उनके पास मोटिवेशन हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो रही, पर ये जो लगे रहो मुन्ना भाई वाली लंबी लड़ाई है, आज की बचत का नतीजा उनको 15 साल बाद 20 साल बाद मिलेगा, तो 15 साल का धैर्य बनाने के लिए उनको जो प्रोत्साहन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, बट क्या करें कि हमारे यहाँ पे कान ऐसे पकड़ना चाहिए, बट हम लोग ऐसे पकड़ने में विश्वास करते हैं। मैं आज एक मलेशियन सॉवरिन फंड को मिला। मतलब मलेशिया की जीडीपी कुछ 300-400 बिलियन डॉलर होगी और उनके रिटायरमेंट फंड्स 300-400 बिलियन डॉलर के ऊपर है। हमारी ईपीएफ और एनपीएस को मिला दो हमारी जीडीपी के सामने तो 1/10 भी नहीं है। दुनिया भर के पेंशन फंड इक्विटी में निवेश करते हैं और रिटर्न जनरेट करते हैं। हमारे यहाँ पे पेंशन फंड फिक्स्ड इनकम में निवेश करते हैं। लॉन्ग टर्म पैसा फिक्स्ड इनकम में जनरेट करके आप रिटर्न कैसे बनाएंगे? उसी वजह से हमारे पेंशन फंड, हमारे ईपीएफओ उतना रिटर्न नहीं दे पाए जितना देना चाहिए। और उनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज उनके निवेशक को फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, उनके निवेशक को गारंटेड रिटर्न चाहिए। बट दुनिया में रिस्क और रिटर्न साथ में आते हैं। आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना जिसमें रिटर्न ही आए और रिस्क नहीं आए। अब सरकार आपको चॉइस दे रही है कि आप खुद रिस्क और रिटर्न उठाइए। पीएफ में या स्मॉल सेविंग्स में या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में टैक्स की वजह से निवेश मत करिए, आपको कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं देंगे। और जो लोग रिस्क ले सकते हैं, समझ सकते हैं, वो अपने आप पे निवेश करे, बिकॉज टैक्स कम लगेगा तो जो बचत होगी उसको सही तरीके से निवेश करे। हो सकता है अपने यहाँ पे कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो बगैर टैक्स इंसेंटिव सही तरीके से निवेश करके अपनी वेल्थ कंपाउंड कर पाएंगे। और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो टैक्स इंसेंटिव के लिए निवेश करके ओल्ड स्टाइल में रिटर्न फाइल करते रहे। बट इवेंचुअली जब वो देखेंगे कि मेरा लड़का नई टैक्स की प्रणाली में जाके अच्छी तरह से निवेश करके ज़्यादा रिटर्न बना रहा है, तो होपफुली इस गाड़ी से, स्लो गाड़ी से तेज गाड़ी में लोग शिफ्ट कर देंगे। सो कान तो ऐसे ही पकड़ना चाहिए, बट भारत है तो ऐसे पकड़ रहे हैं हम। आपने प्रदीप अग्रवाल का उदाहरण दिया जो इस तरफ इशारा करता है कि म्यूचुअल फंड अभी दो तरीके के पैराडॉक्सेस हैं। अगेन हम एक और अंतर्विरोध लेके आते हैं। भारत में गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के पास फ्यूचर के एस्पिरेशंस, गोल हैं, परिवार में बच्चे की शादी करनी है, पढ़ाई करनी है। बहुत कम प्रोडक्ट हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के, जो भी हैं वो फिक्स्ड इनकम के नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं या एक दो स्कीम्स हैं। एक तरफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ज़रूरत है कि वो इस गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को टारगेट करे, लुकिंग फॉरवर्ड द कॉस्ट विच इज़ गोइंग टू कम अप 5 years डाउन द लाइन और 10 years डाउन द लाइन, जब लोगों की ज़िंदगी जीने की लागत होगी। दूसरी तरफ हम अक्सर लोगों को ये सुनते हैं कहते हुए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड होते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है इसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक तरीके का पैशन है टू क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स, मेकिंग प्रोडक्ट्स फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बताते होंगे कि 10 मिनट वो बात कर लें तो वो कन्विंस नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो एक तरफ हमें चाहिए सिंपल गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेके आए, और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू हेज market volatility and risk, they are moving towards creating more complex products. So how to handle this paradox in industry? So again आपकी बात बिल्कुल सही है, कान तो ऐसे ही पकड़ने चाहिए, बट हम लोग ऐसे ही पकड़ते हैं। आज म्यूचुअल फंड सबसे ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है। हमारा कहाँ पे निवेश हुआ है आप 15 दिन में हर रोज 15 दिन में देख सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या डिलीवर करेगा, कैसे डिलीवर करेगा, क्या प्रोसेस करेगा, इसका पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट है। नाउ रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते हैं कि हम सारे रिस्क फैक्टर लोगों को डिस्क्लोज करें, हम लोगों को गुमराह नहीं करें। और कुछ हद तक रिटेल निवेशक में ऐसी भावना है
कि आप मुझे एक अश्योरेंस दे दो, एक गारंटी दे दो, गारंटीड रिटर्न। फिर वो सच हो झूठ हो उससे कोई मायने नहीं पड़ते। आई एम श्योर आपको कितने एसएमएस आते होंगे जिसमें लिखा है आज आप 10,000 रुपये दीजिए और फिर जिंदगी भर 13,000 रुपये लेके जाइए। किसी ने ये नहीं लिखा है कि 10,000 रुपये आपको कितने महीने देने हैं और 13,000 रुपये कब से चालू होंगे, बट सिर्फ यही लिख दिया है। तो लोगों को विश्वास इस तरह के बहकावेपन में आ जाता है। हमारे रेगुलेटर ने कहा कि ये शॉर्टकट नहीं चलेगा, आप ट्रांसपेरेंटली पूरी बात बताइए, रिस्क फैक्टर क्या है वो बताइए। इससे आज नहीं तो कल लोगों को समझ आएगी और विश्वास आएगा। जैसा मैंने कहा, हमारी बिरबल की खिचड़ी है, पकने में समय जरूर लगेगी लेकिन खिचड़ी पक्की अच्छी बनेगी। अगर मैं चाहूँ तो शॉर्टकट ले सकता हूँ, लोगों को गुमराह करके, लोगों को गलत आश्वासन देके अपने प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, बट वो तो 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात होगी। एक सवाल जो बार बार लोगों के दिमाग में आता है, और सेबी रेगुलेटर का आपने जिक्र किया, मुझे सेबी के एक्स रेगुलेटर का एक फेमस स्टेटमेंट भी याद आता है कि उनका कहना था कि भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मोनोपोलीज आ रही हैं, 3-4 म्यूचुअल फंड्स बाद पूरा का पूरा मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड नहीं है। फेमस कोट ही हैज सेड, आई थिंक प्रोबेबली इन सम ऑफ द मीटिंग्स। हम देख रहे हैं वैसे भी बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स में डुओपोलीज और मोनोपोलीज आ रही। हाउ हेल्दी इट इज दैट entire म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज बीन, मेजॉरिटी ऑफ द AUM has been controlled by very few mutual funds which may have more risk than a diversified kind of market. ये कितना आपको लगता है, ये इसका रिस्क कितना बड़ा है? सो क्रिकेट में तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण और गांगुली ये 4 ही थे। आज विराट कोहली और रोहित शर्मा ही है। 140 करोड़ में मैं 14 विराट कोहली और 14 रोहित शर्मा तो पैदा नहीं कर सकता। यूएस जैसी मार्केट जो हमसे इतनी बड़ी है, वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है, ब्लैक रॉक हुआ या फिडेलिटी हुआ या स्ट्रीट हुआ या वैनगार्ड हुआ, वहाँ पे भी कुछ बड़े दिग्गज ही पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। क्या हमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड बनाने चाहिए? जी बिल्कुल, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओपन कंपटीशन। एंड सेबी आज लाइसेंस तो दे ही रही है, लेकिन सिर्फ वही म्यूचुअल फंड ग्रो करेंगे जिनके पास इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट होगा, जिनके पास परफॉर्मेंस होगी और जो निवेशकों के सपनों को पूरा साकार कर पाएगा। अब कंपटीशन में एक आदमी रेस जीतता है, 5 आदमी रेस जीतता है, ये तो दौड़ने वालों के ऊपर है। As long as competition is open and race is open, it doesn't matter who wins. And regulator ने बड़े म्यूचुअल फंड के लिए कोई ऐसी बेनिफिट नहीं दी है जो छोटे म्यूचुअल फंड के पास नहीं हो। इनफैक्ट छोटे म्यूचुअल फंड्स को कुछ बेनिफिट मिले इन टर्म्स ऑफ हायर एक्सपेंस रेशियो, but I will not call it benefit. It's a level playing field. May the best person win. Before I come to the last question, I would like to open floor for some questions. अगर हमारे पास कोई सवाल हो, माइक्स तैयार हैं। कोई अगर सवाल पूछना चाहे नीलेश जी से, या there's a gentleman on the back. वहाँ माइक पहुँचा दें बीच में। Hello, sir. It's a great pleasure listening to you every time. Since you are a proponent of mutual funds and SIP, how has the integration of these products along with other fixed income products, do you have any insights on how these work together to create that trust, to create that momentum with what you're looking at? So one thing which we haven't done as well is to push SIP in hybrid fund. We haven't been able to create products where mass market will invest because it will be less volatile and yet it will deliver better return. Balance advantage fund, debt MIP, balanced fund, these are all the beginnings. But clearly we have to ensure that it reaches out to common men.
एंड धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, डिजिटल ऐप के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो होपफुली वी विल बी एबल टू एक्सपैंड दिस इन्वेस्टर बेस फ्रॉम 3.5 करोड़ टू लेट्स से 30 करोड़। एंड वो सारा तो इक्विटी से नहीं आएगा, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड, सो इक्विटी के जायके वाला फिक्स्ड इनकम, that is the future. But what is the tipping point that people sitting on the fence, what according to you has? लगे रहो मुन्ना भाई, I have to keep on hitting you till such time you get bored of me and start giving me some money. एक बार आप अंदर आ गए, फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, उसका तो हमें पूरा भरोसा है। Thank you so much. Gentleman at the back, आप please introduce yourself. Yeah, myself Prashant Purohit. I am from JM Financial Private Equity, so from a financial services background. But आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बोली नीलेश जी, बट मैं पहले के पैनलिस्ट को भी सुन रहा था जो इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे वगैरह वगैरह, और हम आज बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। आई थिंक क्योंकि मेरा भी फाइनेंशियल स्टडीज़ रही हैं, उसी में काम कर रहे हैं एट्सेट्रा, समरी यही है, ऐसा तो नहीं है कि जिसको नॉलेज ज़्यादा है वो ज़्यादा पैसे बना रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो 200-300 करोड़ की संपत्ति लेके बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरली सही तरीके से उसको ग्रो कर रहे हैं। जो मेरा समरी है 16-17 साल का, उसका मैं एक ही लाइन में बोलना चाहूँगा कि पैसा पैसे को तो बनाता है, लेकिन उस पैसे को कैसे किस किस चीज़ों में डालना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज हम जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, स्पेशली बॉटम ऑफ द पिरामिड की, तो मेरा क्वेश्चन है, हम प्रोडक्ट्स तो बहुत बना रहे हैं, लेकिन उस बंदे को किस प्रोडक्ट में कितना डालना चाहिए वो एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर बैठता है तो हज़ारों क्वेश्चंस पूछता है, आपकी उम्र कितनी है, सेम उम्र का भी आदमी हुआ, परिवार में अलग अलग सदस्य हैं, सबकी इनकम अलग है और सबके गोल्स अलग हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट, क्योंकि अब फिनटेक इतना बड़ा हो चुका है, अगर एक ऐसा ऐप रहे जिसमें वो आपको आपकी भाषा में सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है, सारे वो क्वेश्चंस पूछ रहा है जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर पूछता है, और फिर अब वो आपको कहता है कि आप इतने इतने अमाउंट इस प्रोडक्ट में डालिए। वो प्रोडक्ट्स भी गवर्नमेंट ने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस की बात ले लें, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं, हर इंश्योरेंस कंपनी बहुत अलग अलग फीचर्स बना रहा है। गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्ट बना दिया और बोला कि ये प्रोडक्ट सब इंश्योरेंस कंपनीज को बेचना सर है। तो ये इस तरह की चीज में गवर्नमेंट क्यों नहीं जा रहा है? See, is government the best manager? अगर वो बेस्ट मैनेजर होता तो एयर इंडिया आज प्रॉफिट करता होता, बट वी नो दैट गवर्नमेंट हैज मेनी ऑब्लिगेशंस एंड हेंस दे आर नॉट द नेसेसरीली द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। आप काउंटर कर सकते हैं कि देखिए वैक्सीनेशन में तो गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया, बट अगर गवर्नमेंट हर चीज करने लगे, साइकिल से लेके स्कूटर से लेके ब्रेड से लेके स्पेसक्राफ्ट बनाने लगे, तो क्या गवर्नमेंट हर चीज डिलीवर कर पाएगा? आंसर इज नो। इसके लिए जरूरी है कि एक मार्केट मैकेनिज्म चले। आपने जिस प्रकार के प्रोडक्ट की बात की, उसकी जरूरत होगी तो अपने आप मार्केट वाले कुछ न कुछ ऐसा खड़ा कर देंगे। आज की तारीख में भी हमारा एक असेट एलोकेटर प्रोडक्ट है, 17 साल से चल रहा है। पिछले 10 सालों में इसने लोगों का पैसा 4 गुना कर दिया है। यहाँ पे आप अपना पैसा दे दीजिए और फंड मैनेजर अपनी वैल्यूएशन के अनुसार डेट, इक्विटी और अब सोने में निवेश करता है। 10 साल में 4 गुना पैसा कितने लोगों ने किया है? ये एक ही फंड आपकी सारी रिक्वायरमेंट मीट कर सकता है, बट परफॉर्मेंस अकेले से तो पैसा नहीं आता। मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, मुझे एक ट्रस्ट चाहिए जो लोग मेरी ब्रांड के ऊपर, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर करे। तो हमारे लिए तो लगे रहो मुन्ना भाई 17 साल से काम कर रहे हैं, एक मकाम तक पहुंचे हैं, और 30 साल काम करेंगे तो जहां आप सोचते हैं वहां पे पहुंच जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट सवाल। सरकार का के फंड मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस मिक्स रहे हैं। हमने यूटीआई का एक दौर देखा और उसके बाद दूसरे चैलेंजेस देखे। सो इंडिया गवर्नमेंट्स जनरली रेगुलेटर्स आर डूइंग वेल टू मैनेज द मार्केट। आई थिंक द फंड मैनेजर्स आर गेटिंग इनोवेटिव डे बाय डे, ब्रिंगिंग वेरी न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। दैट सर, आपका सवाल। ऑडियो प्लीज।
आप हाँ, बोलिए, हेलो बोलिए। नीलेश, ऑलवेज ग्रेट टू हियर यू। मेरा सवाल ये है कि आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतना विश्वास है लोगों को, एंड उस विश्वास का प्रतीक है ये जो 12,000 या अब शायद 13,000 करोड़ की मंथली सिप जितनी भी मार्केट में थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, एक लगातार सिरा रहा है। तो इक्विटी में तो काफ़ी हमने म्यूचुअल फंड्स ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, काफ़ी इन्वेस्टर्स का विश्वास हासिल कर लिया। रिटेल इन्वेस्टर का हम लोग डेट में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि डिटेल डेट में, प्योर डेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट, रिटेल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, प्राइमरीली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या वो हैं, अभी समझो थोड़ा थोड़ा काम उसमें हो रहा है, लेकिन उसमें और ज़्यादा काम हो सकता था क्या? क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज़ मिस्ड अ ट्रिक? और आगे क्या लगता है आपको कि वो बड़ा म्यूचुअल फंड के जरिए होगा क्या, कि एक जो गवर्नमेंट का डिपेंडेंस है ऑन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री या द पेंशन इंडस्ट्री, वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? सो हर्ष भाई, अगर मुझे आपके सारे प्रश्नों के जवाब मालूम होते तो मैंने डेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर ली होती। ऑब्वियसली जैसा आपने कहा, कहीं पे हम लोग कुछ चीजें मिस कर गए हैं। एक चीज जो पहले थी वो केवाईसी थी। आपको सोना खरीदना है, रोकड़ा डाल के भी आप खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में केवाईसी करनी है, बेचारा बंदा कभी यहाँ पे आएगा ही नहीं। दूसरी हमारी रीच की थी। आज म्यूचुअल फंड चलो बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में घर घर में घुस गया है, बट आज भी बम्बई के अंदर हम धारावी नहीं पहुंचे, शायद दहीसर उतने नहीं पहुंचे जितने पहुंचने चाहिए। तो एक रीच भी बनानी पड़ेगी। तीसरा, एक जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें देयर इज इम्प्लिसिट गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लोग बहुत कंफर्टेबल है बैंक में निवेश करने के लिए। आपने अभी एसवीबी में देखा होगा कि वहाँ पे मनी मार्केट फंड या फेड रेट 4, 4.5, 5% है और बैंक डिपॉजिट रेट 1.25% है। इतना कम रिटर्न देने के बाद भी अमेरिकन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसवीबी जैसी बैंक से भी पैसा अपने मनी मार्केट फंड में शिफ्ट नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो बैंकों के प्रति लगाव है वह भी हमारे आड़े आ रहा है। एंड कुछ गलतियां हमने भी की होगी जिसे सुधारना जरूरी है। तो अगेन लगे रहो, मुन्ना भाई है, फाइट मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। जो 2018 में हमने गलती की क्रेडिट रिस्क फंड में, उसे वापस मत दोहराओ। लोगों का अनुभव अच्छा करो, तो होपफुली आपने जैसे चाहा वैसे गाड़ी चल निकलेगी। मेरा आखिरी दो सवाल और, क्योंकि इसके बाद हमें सेशन वाइंड अप करना है। एक बड़ा पैराडॉक्स जो है, सरकार को कर्ज चाहिए और वो कर्ज स्मॉल सेविंग से आता है। फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट के हैं वो इन्वेस्टमेंट को इनेबल करते हैं या उसको डिस्करेज करते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सरकार को स्मॉल सेविंग से बड़ा कर्ज लेती। लास्ट ईयर भी सरकार ने बड़ा पैसा स्मॉल सेविंग से बजट फाइनेंसिंग में लिया। हम एक इस डिलेमा में हैं कि गवर्नमेंट जब अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट हाई रखेगी, जिससे बैंक्स भी डिस्करेज होते हैं और बाद में हम एक किस्म की एनोमली देखते हैं, तो फिर सेविंग्स का जो इन्वेस्टमेंट का कल्चर है वो कैसे होगा? ये दो डायकोटोमी हम लगातार देखते हैं, फिक्स डिपॉजिट वर्सेस स्मॉल सेविंग्स। अब नाउ आजकल हम देख रहे हैं स्मॉल सेविंग्स के इंटरेस्ट 7.5-8% है। अगर हम फिक्स्ड इनकम सेवर की तरफ से देखें तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, बट उसे भी ये नहीं पता है कि ये चांदनी लंबे समय तक नहीं चलेगी, ये चांदनी साल भर बाद कम हो जाएगी और हम वापस फिर वहीं आके खड़े हो जाएंगे 4-5% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो सरकार की अपने काम करने के तरीके के कारण जो उसके कर्ज की जरूरत है वो बाजार में इंटरेस्ट रेट अप रखती है और इन्वेस्टर को उस बात के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करती। या आपको लगता है कि फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स विद हाई रिटर्न्स शुड ऑलवेज बी देयर वेदर दे आर सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट? एक्चुअली गवर्नमेंट ने सब्सिडाइजिंग देम। ये डिलेमा कैसे हल हो? जो फाइनेंस का मार्केट है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही सिंपल है। दोनों चीजें इसमें बन जाती हैं।
हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि मार्केट सर्वोपरि रहे, लेकिन सरकार के पास अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। स्मॉल सेविंग्स के जरिए वो रिटायर्ड लोगों को और कुछ और लोगों को ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए स्मॉल सेविंग्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी से 1-1.5% ज़्यादा रिटर्न देते हैं। वहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव लोगों को ज़्यादा रिटर्न देना है, नहीं कि अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना, और इसीलिए एक इक्विलिब्रियम रखना जरूरी है। 65-70% आप मार्केट बोरोइंग करिए, 30-35% आप बाकी चीज़ों से फंडिंग करिए। मेरे हिसाब से जो सरकार के हाथ में है और वो जो उतनी अच्छी तरह से नहीं कर रही, वो है मनी का सर्कुलेशन। आज हमारी इकोनॉमी में करेंसी इन सर्कुलेशन दूसरे देशों के सामने ज़्यादा है, जबकि आप देखेंगे कि आजकल तो छोटी से छोटी पेमेंट क्यूआर कोड पे हो जाती है। तो ये कहाँ पे दोहरा आ रहा है? एक साइड पे हम क्यूआर कोड से डिजिटल पेमेंट में दुनिया में 40-45% मार्केट शेयर रख रहे हैं, और दूसरी साइड पे करेंसी इन सर्कुलेशन एज अ परसेंटेज जीडीपी हाईएस्ट है। अगर हम इस करेंसी इन सर्कुलेशन को कम कर पाए तो वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी, सरकार के पास सेविंग्स भी बढ़ेगी, मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, ब्याज की दरें भी कम होगी। और जैसे एक नदी के ऊपर आप बांध नहीं बांधे तो पानी कैसे बहता रहेगा, वैसे ये जो बांध बंधे हैं ब्लैक मनी के, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल अंत में एक आखिरी सवाल जो हमसे बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम से पूछते हैं कि साहब एक ही जैसा फंड है, एक ही फंड है, लेकिन 2 फंड मैनेजर्स उसको अलग अलग मैनेज करते हैं और एक फंड अच्छा रिटर्न देता, दूसरा फंड रिटर्न नहीं देता। ये सवाल हमारे पास लगातार आते हैं कि वही कैटेगरी है, वही उसी पर्टिकुलर कैटेगरी का। इस पैराडॉक्स का जवाब आपसे ज़्यादा बेहतर ढंग से कोई नहीं दे सकता। आई थिंक यू नो इट बेटर दैट। सो क्रिकेट की टीम में कभी कोहली खेलता है, कभी रोहित शर्मा खेलता है, कभी चेतेश्वर पुजारा खेलता है, कभी कभार सारे खेल लेते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो में ये डिसाइड करिए, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या सब है, कभी ना कभी कोई ना कोई चल जाएगा, मैच आप जीतते रहेंगे। बट ये डोंट एक्सपेक्ट करिए कि मैं हर बार सारे खिलाड़ी खेलने चाहिए, वो नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई। जैसा हमने कहा था कि नीलेश शाह से बात करना, इनको सुनना हम सब के लिए एक लर्निंग होती है, एक इंस्पिरेशन होता है।